नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूके के जो इलेक्शंस होने वाले थे 2024 के, उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारी सीटों पर रुझान ऑलरेडी आ चुके हैं। और कंजर्वेटिव पार्टी से जो पीएम थे अभी तक, जो कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल से, पिछले 14 साल से रूल कर रही थी, वो फाइनली बुरी तरीके से ये चुनाव हार चुकी है। और जो पहले इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर बने थे ऋषि सुनक, उनकी अध्यक्षता में कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरीके से हार गई है। इसका मतलब ऋषि सुनक जो है वो अब यूके के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। और इस बार यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सर कियर स्टारमर बनेंगे, जो कि लेबर पार्टी से आते हैं। अब सर कियर, और ये ना अगर आप देखोगे रुझानों को, तो टोटल 650 सीटें हैं यूके के इलेक्शंस में, और 650 सीटों पर से 565 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिनमें से अगर आपको जीतना है तो आपको मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, वो 326 सीट्स आपको चाहिए। अब इन 326 सीट का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, इसको ऑलरेडी यूके की लेबर पार्टी ने क्रॉस कर लिया है। अगर आप देखो तो लेबर पार्टी के पास यहाँ पर ऑलरेडी 382 सीटें हैं और वो 382 सीटें पे जीत गए हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को अगर आप देखो तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 92 सीट्स हैं। और ये जो रुझान आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल में भी आया था। एग्जिट पोल में आया था कि टोटल 410-420 सीटें लेबर पार्टी जीत के जाएगी, और 410-420 का जो आंकड़ा है वो तो क्लियरली पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है लेबर पार्टी का। और ये होना भी था यूके के अंदर में। अगर आप यूके में 2019 के बाद से उतार चढ़ाव देखोगे कि इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स में किस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहे हैं, दो प्राइम मिनिस्टर आपके रिजाइन कर देते हैं, इकॉनमी का बुरा हाल हो जाता है, तो ये होना भी था। अब अगर आप देखो 2019 में हुआ क्या यूके के साथ, प्रॉब्लम क्या हुई कंजर्वेटिव पार्टी के साथ। देखो, कंजर्वेटिव पार्टी पिछले 14 साल से थी एक तो चुनाव में, तो सबसे पहली चीज़ तो एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे थी, जैसे आपने इंडिया के इलेक्शंस में देखा इस बार। अब पिछले 10 साल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेड गवर्नमेंट थी, और क्लियर मेजॉरिटी मिल रही थी बीजेपी को। लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी ने बहुत ज़्यादा काम किया, कुछ काम अपोजिशन ने भी किया, तो आप देखो क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं मिल पाई, और एनडीए के साथ मिला जुला करके किसी तरीके से उन्होंने सरकार बनाई, और प्रधानमंत्री वो फिर जा करके बन गए। यूके में भी सेम वही हाल हुआ। तो एक तो अब 14 साल से आपकी सरकार, उसमें एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर, और फिर उतार चढ़ाव इतने ज़्यादा हो गए 2019 के बाद। क्योंकि अगर हम बात करें 2019 में चुनाव हुए थे, और 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें थेरेसा में, जो आपको स्क्रीन पर ये पर्सन दिख रही हैं, थेरेसा में जो है वो काफ़ी पॉपुलर लीडर थी, और वो ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बनी। थेरेसा में जब प्राइम मिनिस्टर बनी तो इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ब्रेग्जिट करवाएंगे। ब्रेग्जिट क्या है आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना चाहता था। उसके लिए 2016 में इन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था, जिसमें लोगों से वोट कराया था। तो इस रेफरेंडम में 60% लोगों ने इस पक्ष में वोट किया था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता था, इनकी गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि हम यूरोपियन यूनियन में जाकर के फंस से गए हैं, अगर हम यूरोपियन यूनियन से बाहर आते तो हमारी इकॉनमी ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। सिंपल सी बात यह थी। तो ब्रेग्जिट के पक्ष में 60% लोगों ने वोट किया, रेफरेंडम इन्होंने करवाया। थेरेसा मे ने प्रॉमिस किया कि जब मैं पीएम बनूंगी तो मैं ब्रेग्जिट मतलब ऑफिशियली कर दूंगी। रेफरेंडम के को देखते हुए इन्होंने कहा कि लोग यही चाहते हैं तो मैं ब्रेग्जिट करूंगी। लेकिन ये पीएम बनती है एंड शी फेल्ड टू ये ब्रेग्जिट करने में फेल हो जाती हैं पूरी तरीके से। और उसके प्रेशर में आकर के, पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के प्रेशर में आकर के 2019 में इनको रिज़ाइन देना पड़ता है एज अ पीएम। तो एक पीएम यहाँ पर 2019 में रिज़ाइन देकर चला गया। उसके बाद फाइनली बोरिस जॉनसन जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पर बात थी कि इनकी पार्टी में इंटरनल पॉलिटिक्स अपने चरम पर थी 2019 में। कंजर्वेटिव पार्टी में आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था। एक तरफ सर कियर स्टारमर, जो अभी लेबर पार्टी के पीएम बने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। जेरेमी कॉर्बिन का आपने नाम सुना होगा। जेरेमी कॉर्बिन जो है वो भी लेबर पार्टी से आया करते थे, और साल 2015 से 2020 तक में जेरेमी कॉर्बिन ने लेबर पार्टी को चलाया था। जेरेमी कॉर्बिन का अगर आप इंडिया से रिलेशन देखोगे बड़ा ख़राब है, क्योंकि ही वॉज दैट पर्सन जो हमेशा एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता रहता था, कश्मीर के इश्यू को इंटरनेशनलाइज करता रहता था। तो कहीं ना कहीं वो जेरेमी कॉर्बिन का जो पूरा पॉपुलैरिटी थी यूके में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी 2016, 17, 18, 19 के टाइम पर। तो उसकी वजह से भी थेरेसा मे के ऊपर काफ़ी प्रेशर था कि आप ब्रेग्जिट करो, और जेरेमी कॉर्बिन कहते थे कि नहीं, ब्रेग्जिट बहुत एक गलत स्टेप होगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी यूके के अंदर में। तो थेरेसा मे उस प्रेशर में भी आकर के उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। कंजर्वेटिव पार्टी से आती थी। फिर कंजर्वेटिव पार्टी के दूसरे लीडर आते हैं पावर में, जिनका नाम था बोरिस जॉनसन, जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। अब बोरिस जॉनसन जो है वंडरफुल लीडर, ही वॉज फ्रॉम मतलब द कंजर्वेटिव पार्टी। ज़बरदस्त तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए माने जाते थे, और इन्हीं के रेन में, मतलब इन्हीं के पीरियड के दौरान ब्रेग्जिट फाइनली हो गया।
जिसके सारा श्रेय इन्होंने ले लिया खुद पर। लेकिन हुआ क्या ना कि इनके साथ किस्मत इतनी ख़राब हो गई कि उसी टाइम पर कोविड-19 आ गया, मतलब कोविड आ गया। कोविड के दो वेव आए, 2020 वाला वेव आया, 21 वाला वेव आया, और ज़बरदस्त नुकसान हुआ यूके को और यूके की इकॉनमी को। अब उसी टाइम पर ब्रेग्जिट हो गया था। तो अगर आपके पास किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है तो आप अपनी इकॉनमी को खींच सकते थे बड़े आराम से, जैसे कि हमने देखा बहुत सारी कंट्रीज़ के केसेस में। लेकिन इन्होंने ब्रेग्जिट कर लिया था उस टाइम पर, तो इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा टूट गई, बुरी तरीके से टूट गई, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले लिए थे। और इसीलिए माना जाता है कि, और फिर बाद में देखो ऐसे ऐसे आर्टिकल छपने लगे जहाँ पर यह माना गया कि ब्रेग्जिट जो है वो कंप्लीटली फेल हो गया यूके के लिए। और ये ब्रेग्जिट आप मान के चलो कि ये मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2024 के इलेक्शंस में। 2024 में ब्रेग्जिट और यूके की इकॉनमी दोनों बहुत बड़े मुद्दे थे इस बार चुनाव में। और इसीलिए आप देखो कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो लगातार घटते चली गई, और कोविड के बाद पूरी तरीके से इकॉनमी की कमर टूट गई। और बोरिस जॉनसन के ऊपर इसी बीच में कई बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लग गए, कई बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं, चर्च गेट स्कैंडल में फंस गए, और फिर इनको भी जा करके बाद में रिज़ाइन देना पड़ा। तो थेरेसा मे रिज़ाइन दी, बोरिस जॉनसन रिज़ाइन दे, तो इतना अप्स एंड डाउन्स जो है वो यूके की सरकार, यूके के लोग जो है उसको नोटिस कर रहे थे लगातार, और इसीलिए कंजर्वेटिव पार्टी की जो पॉपुलैरिटी वो लगातार गिरती चली जा रही थी। फिर फाइनली ऋषि सुनक जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और उसको पूरे भरसक प्रयास इन्होंने किया कि उसको बुना लें, और उसको इस बार के चुनाव में भी इन्होंने बुनाने की बहुत कोशिश की। इंडियन एमपीज़ का अगर आप देखो, जिन लोगों को टिकट मिला है, वो इस बार रेशो भी ज़्यादा बड़ा है। हर चीज़ तरीके से ऋषि सुनक ने कोशिश करी, लेकिन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी अपनी चरम पर थी, यूके की इकॉनमी इतनी ख़राब हो चुकी थी, ब्रेग्जिट पूरी तरीके से फेल हो गया, कंजर्वेटिव पार्टी का जो पूरा रूल था उसको एक कोलैप्स की तरह देखा गया 2019 के बाद से, तो ये होना ही था। और एग्जिट पोल ने ये पहले ही बता दिया था कि लेबर पार्टी इस बार क्लियरली मेजॉरिटी ले जाएगी। तो अगर आप लेबर पार्टी का देखो तो कियर स्टारमर जो हैं वो अब फाइनली यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और ये लेबर पार्टी से आते हैं। 2020 में इन्होंने लेबर पार्टी की कमान संभाली थी। अब अगर आप लेबर पार्टी का भी इतिहास देखोगे तो उसमें भी जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स है। 2015 से 2020, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था थेरेसा मे के टाइम पर, जेरेमी कॉर्बिन काफ़ी फेमस थे यूके के अंदर में, और ही वॉज वेरी एंटी इंडिया। और कियर स्टारमर भी लेबर पार्टी से आते हैं, लेकिन ही वॉज वेरी प्रो इंडिया लीडर कहीं ना कहीं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जेरेमी कॉर्बिन कहीं ना कहीं उनका जो व्यूज़ था पूरी चीज़ों को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा बहुत हार्डलाइन लीडर माने जाते थे जेरेमी कॉर्बिन, और मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट थे, और ये खुद को सेंटर लेफ्ट बोलते हैं। अब पार्टी का भी इतिहास ये रहा है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ अगर कोई बंदा खड़ा हुआ तो वो कियर स्टारमर खड़ा हुआ, और 2019 का जो चुनाव लेबर पार्टी बुरी तरीके से हारी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कियर स्टारमर ने जेरेमी कॉर्बिन को दोषी ठहराया, और 2020 में उसी प्रेशर में आकर के जेरेमी कॉर्बिन ने पार्टी से रिजाइन कर दिया। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और वो अपना चुनाव जीत भी गए। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उन्होंने लेबर पार्टी के ही कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया अपना, लेकिन लेबर पार्टी ने इस बार मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है, और सर कियर स्टारमर इस बार पीएम बनेंगे। अब अगर आप लेबर पार्टी का इतिहास देखो तो साल 1918 से अगर आप जोड़ोगे तो अब तक लेबर पार्टी की 11 सरकारें बनी हैं, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी की 13 सरकारें बन चुकी हैं, और सेम पीरियड ऑफ टाइम में। तो मतलब कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा ज़्यादा बार पावर में रही है। लेकिन लेबर पार्टी की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है कहीं ना कहीं, एज द नेम सजेस्ट लेबर पार्टी। तो ये लेबर यूनियंस का जो मतलब लेबर यूनियंस की जो पॉलिटिक्स है वो करते हुए ऊपर आए हैं। और पहले ये एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी हुआ करती थी, लेकिन टोनी ब्लेयर बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूके के, वो भी लेबर पार्टी से आते थे, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबर पार्टी जो हुए हैं वो आज तक टोनी ब्लेयर हुए हैं। तो उनके टाइम पर बड़े बड़े रिफॉर्म्स उन्होंने किए, यूके के साथ यूएस के साथ खुद को अलाइन किया, बहुत सारी चीज़ें टोनी ब्लेयर ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए, और उनके टाइम पर वो सेंटर लेफ्ट कहने लगे लेबर पार्टी को। तो उसके बाद लेबर पार्टी जो है वो धीरे धीरे फाइट में आने लगी यूके के अंदर में, जब वो खुद को सेंटर लेफ्ट दिखाने लगी। अब जो पहला पीएम बने थे वो रामसे मैकडोनाल्ड बने थे, वो भी लेबर पार्टी से आते। तो मैं खास तौर से आपका ध्यान यहाँ पर लाना चाहता हूँ क्लीमेंट एटली के टाइम पर। अब जुलाई 1945 में क्लीमेंट एटली जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक वर्ल्ड वॉर के बाद। और इन्हीं के अंदर में, मतलब क्लीमेंट एटली के रूल के अंदर में ही, इनके प्राइम मिनिस्टर रहते ही इंडिया को उस समय पर आज़ादी मिली थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और क्लीमेंट एटली जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे,
जैसे जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी स्कीम निकाली थी नेशनल हेल्थ सर्विस, ये समझ लो सबसे सक्सेसफुल आज तक की जो स्कीम है वो यूके की रही है। और इसका कहीं ना कहीं आप इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो इंडिया में भी देखते हो, आप यूएस में भी इसका इम्प्रूव्ड वर्जन देखते हो। तो ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन इन्होंने लिया था। उसके बाद क्योंकि लेबर पार्टी थी तो इनकी आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई, तो इन्होंने कोल सेक्टर, आयरन सेक्टर, स्टील सेक्टर, रेलवे सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। और उसका छाया जो देखते हो आज़ादी के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो हमारे डिसीजंस हुए, तो वो कहीं ना कहीं क्लीमेंट एटली वाले पीरियड के छाया आप इंडिया पर भी देखते हो किस तरीके से नेशनलाइजेशन इन सारी चीज़ों का किया गया था। अब यहाँ से क्लियरली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर सर कियर स्टारमर आते हैं, पीएम बनते हैं, तो उसके लिए इंडिया के लिए क्या फ़ायदा होगा उसका। तो अगर उनके स्टेटमेंट्स को आप एनालाइज करोगे तो इंडिया के लिए ठीक बात है कि सर कियर स्टारमर पीएम बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा अपने स्टेटमेंट्स में यहां पर कहा है कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदूफोबिया इन ब्रिटेन। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार के एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं जो कि यूके में बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, उनको मैं रहने नहीं दूंगा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट से सीधा उनका कहना यह था कि मैं सीधा सीधा खालिस्तान के ऊपर जो है, खालिस्तान का जो प्रोटेस्ट है जो कि यूके में बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, उसको मैं किसी भी तरीके से खड़ा होने नहीं दूंगा। मतलब किसी भी प्रकार का एंटी इंडिया सेंटिमेंट मैं नहीं क्लियरली वहाँ पर खड़ा होने दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ एक बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए भी देख रहे हैं। तो सर कियर स्टारमर का ये कहना अपने आप में साफ साफ ये दिखाता है कि लेबर पार्टी जो है इट इज़ लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया। हालांकि लेबर पार्टी के आप पॉलिटिक्स देखोगे जब टोनी ब्लेयर के बाद के टाइम में और जेरेमी कॉर्बिन की अध्यक्षता में अगर आप उसकी पूरी पॉलिटिक्स देखोगे तो वो बहुत एंटी इंडिया पॉलिटिक्स थी। तो अभी उनका ऐसा स्टेटमेंट, अब लेट्स सी वो करते क्या है। स्टेटमेंट्स तो बहुत लोग देते हैं और फिर वो श्री स्वामीनारायण मंदिर भी पहुंचे थे। वो जो हिंदू वोट था उसको केटर करने की पूरी कोशिश जो है सर कियर स्टारमर ने करी है। तो ऐसा देख करके प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छी खबर भी है। ऊपर से लेबर पार्टी ने जो एफटीए पर, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर जो इंडिया यूके के बीच में बातचीत चल रही थी, उसमें जो अपना स्टांस दिखाया लेबर पार्टी ने, वो ये दिखाया कि ये एग्रीमेंट जल्दी हो जाना चाहिए और इंडिया के साथ में ये एफटीए जरूर से साइन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं लेबर पार्टी ने, उसके तौर पर अगर आप कहें प्रथम दृष्टया, अब आगे क्या होगा इसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देखो तो सर कियर स्टारमर की पीएम बनते ही इंडिया के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। साफ साफ यहाँ पर ऋषि सुनक भी थे, वो भी अच्छी खबर थी, लेकिन सर कियर स्टारमर के पीएम बनते ही ये एक ज़्यादा अच्छी खबर होगी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये पूरा इलेक्शंस का सिनेरियो यूके का समझ में आ गया होगा। इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करते अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी का जो अपना बिगेस्ट एवर इवेंट है अनअकैडमी यूपीएससी समिट, जो कि होने वाला है इन कोलैबोरेशन विद द हिंदू ग्रुप। अब इस समिट जो है ये समिट जो है वो 20 और 21 जुलाई को होगा। हालांकि मैं आपको बता रहा था कि 6 और 7 जुलाई को होगा, लेकिन वो डेट किसी कारणों से पोस्टपोन हो गई। तो अब ये समिट 20 और 21 जुलाई को लाइव होगा, अनअकैडमी ऐप पर होगा और इसमें कई बहुत बड़े बड़ी पर्सनालिटीज और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे नीतीश राजपूत जी जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, ज़बरदस्त कंटेंट होता है इनका, आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनसे बातचीत होगी, इनका सेशन होगा। सुहासिनी हैदर जी जो कि डिप्लोमेटिक अफेयर्स की एडिटर हैं, द हिंदू ग्रुप के साथ में जुड़ी हुई हैं, ज़बरदस्त इनका भी लेख होता है, तो इनको भी ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनका भी सेशन होगा। और समदीश भाटिया जी जो कि खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, अनफिल्टर्ड बाय समदीश चैनल है इनका, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये ऐसे जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनके जब आप सेशन सुनोगे तो ये आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करते हो, तो फिर भी बीइंग एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन आपको इनके सेशंस जरूर अटेंड करने चाहिए। ये लाइव होने वाला है अनअकैडमी ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफाई मी पर जरूर से क्लिक कर देना, तो जब भी सेशन स्टार्ट होगा आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगी। अब वीडियो को एंड करते करते एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, दैट अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का एग्जाम पूरी मेहनत और लगन के साथ देना चाहते हो, तो अब अनअकैडमी टीम ने आपके लिए राहें और ज़्यादा आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया अनअकैडमी ने, और अब 15 मंथ का जो हमारा जीएस का कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिल जाएगा। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। और सबसे
खास बात क्या है इस पूरे बैच की कि आपको इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस में। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब जितने भी बैचेस होंगे सबका एक्सेस मिलेगा। जिस बैच से आप चाहो उस बैच से पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपकी है और ये लेवरेज सिर्फ अनअकैडमी आपको दे सकता है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना है और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और यूके के इलेक्शंस का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।